गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, यह है रिप्रोडक्शन का चौथा पार्ट, जनन का, यानी जनन का यह चौथा पार्ट। हमने इससे पहले पार्ट में पढ़ा था जनन के बारे में कि जनन जो होता है यानी जीवों में, यानी बेसिकली होती है मनुष्य में। क्या है, जीवों में आपको यानी जीव मतलब पूरे सभी को लिए, जैसे है ना जानवर, है ना कीड़े मकोड़ा, ये सब जितने के लिए सभी के लिए जीव आ जाती है। लेकिन अगर सिर्फ मनुष्य की बात करते हैं तो ये सिर्फ है ना मादा और नर के बारे में बात होगी। ठीक है, तो आपको जीव के लिए पढ़ना, यानी सभी के बारे में, कैसे रिप्रोडक्शन, कैसे अपनी जनसंख्या को वो बढ़ाता है, वो आपको पढ़ना है 11th और 12th में। ठीक है, लेकिन अभी आपको 10th में सिर्फ पढ़ना है कि मनुष्य में कैसे जनसंख्या वृद्धि होती है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे आज मनुष्य में जनसंख्या वृद्धि करने के लिए। तो मनुष्य में जनसंख्या जो वृद्धि जो होती है वो एक उम्र के हिसाब से होती है। ये नहीं कि हर किसी में है ना, हर जगह पे हर समय वो जन्म दे सकता है, ऐसा नहीं। एक उम्र होती है, तब जाकर वो जन्म करने की उसमें उसकी शरीर उस लायक बनता है, तब वो दूसरी बच्चा को जन्म देती है, नहीं तो ऐसे वो नहीं दे सकती है। ठीक है, तो इंडिया में जो होती है बनाया गया है, यानी आज हम लोग को पढ़ना है रिप्रोडक्शन, यानी जन्म, रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी ये आपका चौथा पार्ट है। ठीक है, देखो जनन जो होता है, दरवाजा बंद करना तो बस कीड़े आ रहे हैं। देखो जन हमारे जो इंडिया में है ना, वो जनन करने की क्षमता जो बताई गई है वो यानी लड़की, यानी गर्ल्स के लिए बताया गया 18 साल, है ना, और बॉयज़ के लिए बताया है 21 साल, है ना। यानी अगर शादी करना है किसी को, है ना, तो वो अगर लड़की अगर है तो उसको 18 साल होना चाहिए, और अगर लड़का है तो उसको होना चाहिए 21 साल। ठीक है, तो ऐसे में ये है ना, तो इससे अगर कम होती तो उससे कानूनन अपराध माना जाता है ना। लेकिन किशोरावस्था जो होता है, किशोरावस्था जो होता है वो शुरू होता है 12 से लेके, है ना, 12 से लेकर 14 साल, यानी 12 या 14 साल में, 12 या 14 साल से लेके, है ना, 21, यानी मान के चलो 20 साल तक क्या होती है इस, यानी अगर किसी व्यक्ति को, यानी किसी लड़के को या लड़की को अगर 12 से 14 साल हुआ है और उसका अभी उम्र कितनी है, 20 साल तक आ चुका है, तो अभी क्या है, किशोरावस्था उसे कह सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही 20 साल के बाद आप जाइएगा तो आप कहा जाएगा एक अडल्ट व्यक्ति, है ना, यानी वयस्क व्यक्ति कहिएगा, है ना। आपके ऊपर एक गार्जियन रूप का एक, है ना, आपको बोझ आएगा, घर के परिवार का बोझ आती है गार्जियन रूप में, है ना। तो ये अभी नौजुवक लड़के होते हैं। इससे पहले उससे बोला था जो यानी इससे पहले क्या होगा, 10 से, यानी 0 से लेकर 10 साल तक, 0 से लेकर 10 साल तक जिसका उम्र होता है उससे बोलते हैं बाल्य अवस्था होता है। ये क्या होती है, बाल्य अवस्था में। तो बाल्य अवस्था एक ऐसी अवस्था है, यहाँ पे बहुत से बच्चों की, यानी बहुत से जो बच्चे होते हैं उनको पता नहीं चलता कि लड़की है कि लड़का। किसी को आप देख के नहीं बताइएगा कि वो लड़का है कि लड़की है कि नहीं। जैसे कब, जब उसकी उम्र 0 से लेकर 10 साल तक होता है। अगर एक लड़की है ना, और अगर उस लड़की को बाल काट दिया जाए, है ना, और उसे लड़का का कपड़ा पहना दिया जाए, तो आप उसे नहीं बता पाइएगा कि ये लड़का है, यानी लड़की है कि नहीं। कब, जब उसका 0 से लेकर 10 साल तक उम्र होती है तब आप नहीं बता पाइएगा, क्योंकि उसकी आवाज़, है ना, उसकी चलने की तरीका, है ना, और उसको उसमें ऐसी कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है जिससे आप बता सकते हैं कि ये लड़की है। जब तक उस लड़की का फिर वही अब कोई ऐसा लड़का है ना, उसको बाल बहुत बड़ा बड़ा कर दिया जाए, है ना, और उसको लड़की का कपड़ा पहना दिया जाए, तो वो लगेगा कि लड़की है। क्यों, क्योंकि उसमें ऐसी कोई बनावट, ऐसी कोई पहचान नहीं है। कब ऐसे ये पहचान नहीं होती है, तो ये पहचान होती है, यानी 0 से, किसी का उम्र 0 से लेकर 10 साल तक होता है, तो ये पहचान नहीं हो पाता है कि ये, है ना, ये लड़का है कि लड़की है। ठीक है ना, तो वो पता चलते हैं जब हम लोग का 12 साल जब होता है, तब उसमें एक निखार आना शुरू होता है। ठीक है ना, तो ये एक निकलता है टेस्टोस्टेरोन निकलता है। किस में निकलता है, जो मनुष्य यानी नर होते हैं, नर में निकलता है टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन ये निकलता है नर में। लेकिन मादा मतलब होता है महिला, ये इसमें निकलता है एस्ट्रोजन निकलता है। तो टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है, जब निकलता है इसे, टेस्टोस्टेरोन के निकलने के लिए ये बताता है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन इसे कहता है, उद्देश्य करता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो हमारे ब्रेन में होता है वो बोलता है कि अरे भाई अब तुम्हारा काम आ गया है ना, अब तू निकलो।
तो ये होगा, स्राव होगा। तो अगर लड़का में अगर स्राव होती है, क्योंकि लड़का में होगा तो लड़का में ये स्राव होती है। देखो ज़रूरी नहीं है कि ये नर भाग मतलब या तो जानवर हो या तो किसी भी चीज़ का हो। अगर जानवर में भी टेस्टोस्टेरोन निकलता है क्योंकि नर भाग में निकलता है ना, लेकिन जानवर में ये ज़्यादा निकलता है और हम लोग में यानी व्यक्ति में यानी मनुष्य में जैसा कम निकलता है। अगर कोई भी मादा है तो उसमें निकलेगा एस्ट्रोजन, यानी अगर जानवर है, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली, ये सब होती है, एस्ट्रोजन निकलेगा मादा भाग में, ठीक है, और नर भाग में टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जब निकलता है तो ये लड़का को क्या करेगा, मूछ, लड़का में क्या मूछ बढ़ा देगा, है ना, उसको मूछ लगा। फिर ये जो वोकल कॉर्ड होता है इसको बड़ा कर देगा, बड़ा करने से साउंड भारी हो जाता है, ठीक है ना। और क्या होता है, उसकी मसल, ये सब मसल जो होती है ना, ये सब हार्ड होना हो जाएगा, इन शरीर की मसल जो होती है ये हार्ड होना शुरू होती है। तो ये काम करता है टेस्टोस्टेरोन। इसको मन एकदम विचलित होता रहेगा कि भाई कहाँ से हम दोस्ती करेंगे, है ना, लड़कों से दोस्ती करेंगे, है ना, गर्लफ्रेंड बनाएंगे, ऐसे ऐसे उसके मन में ख्याल आते रहता है। यानी मन अपनी एक जगह वो शांति से नहीं रख सकता। तो ये क्योंकि नए नए उत्पन्न होता है तब ये सब बहुत हरकतें कर देता है। उसी तरह से महिला में करती, लड़की में करती, एस्ट्रोजन जब निकलता है तो ये महिला में, लड़की में क्या होती है, उसका आवाज़ तो भाई खैर ऐसी पतला भी होती है लड़की का, है ना, लेकिन उसकी चेस्ट जो होती है लड़की का, वो चेस्ट बढ़ना शुरू होती है। दूसरी, ये जो कमर जो है ना, कमर ये लड़की का कुछ चौड़ा होना शुरू होता है, ठीक है ना। और इसमें, और इसका अंदर, इसका शरीर के अंदर, लड़की के शरीर के अंदर एक निकलता है गर्भाशय, जो है ना मादा जनन अंग बनने शुरू होता है ना, वो सब अपना काम करना शुरू होता है। फिर इसमें मासिक चक्र सरना शुरू हो जाती है, महिलाएं में मासिक चक्र चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। कब, वो जब ये सब निकलता है तो ये सब निकलता है। तो ऐसे नहीं कि 12 साल जब हुआ है किसी का या तो 14 साल हो गया है तो वो बच्चा जन्म कर सकती है, ऐसा नहीं है। इससे तो शुरुआत हुआ है। जैसे मान लो फल लगता है, जैसे मान लो अमरूद पेड़ में लग रहा है, तो अभी तो भाई है ना छोटा है, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, है कि नहीं, तो बड़ा होगा तो अभी वो खाने लायक नहीं है, वो कच्चा है। तब उसे जब उससे बोलते हैं अभी रहने दो भाई, अगर आप पकेगा ना तब खाएंगे। तो जब पक जाता है पूरा ना, पूरा बड़ा डमरा जाता है, तब उसे खाते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह से ये भी हमारा शरीर भी है। 12 साल से ऐसा नहीं होता कि 12 साल किसी का होता है, लड़की का या लड़का का, तो वो जनन कर सकता है, नहीं। क्योंकि अगर क्योंकि ऐसे बहुत अब लोग होते हैं कि उनको है ना 21 साल यानी 18 से और 21 साल से कम के लड़कियों की लड़का को शादी कर देते हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मान लें कोई लड़की है, उसका उम्र 18 साल कम है, अब 18 से कम है, उसकी शादी होगी, तो वो गार्जियन तो भाई करता है कि चलो हमारे बेटिया को शादी करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, वो जनन करने की उसका शरीर जो होता है वो उस तरह से डिपेंड नहीं है, और डिपेंड नहीं है तो वो बच्चा जन्म देगी। तो बच्चा जन्म देगी तो वो हो सकता है कि उस महिला को भी डेड हो सकती है ना, या अगर डेड नहीं होती उस महिला को बहुत सी कमजोरी हो जाएगी, है कि नहीं, उससे ब्लड की कमी हो जाएगी, शरीर में है ना मानसिकता बीमारी हो जाएगी, है ना, टेंशलाइट हो जाएगी, फिर उसका शरीर क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगा। उसके साथ साथ वो बच्चे का भी वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा, उसका माइंड उतना काम नहीं करेगा, दिमाग उतना विकसित नहीं होगा, तो ये सब नहीं होगा। अब उस घर की जो महिला, जो उस घर में जो बच्चा जन्म दिया है, उस घर में और भी बच्चे जन्म देगा वो, है कि नहीं। अब वो जो बच्चा जन्म लिया है वो और भी बच्चा जन्म आगे कर हो सकता है। तो उस घर की जो सिस्टम होगा, यानी सब क्या होगा, माइंडलिटी सब प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो अगर इसी तरह से अगर कानून अगर अपराध नहीं अगर होता, यानी 18 साल से अगर किसी का हो जाता कि चलो भाई जब आपको मन है जब आप शादी कर लो, तो क्या होता कि हर कोई व्यक्ति अपने छोटे बच्चे की शादी कर देता, है कि नहीं। अब भाई बच्चे शादी कर देता, वो तो जनन करने के लिए उत्तेजित है, तो जनन कर देता, तो जनरेशन इससे खराब होती है ना। ऐसे कहीं पे भी किसी देश विकसित नहीं होता और वो जनरेशन खराब हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए एक उम्र बनाई गई है, एक निर्धारण किया गया है कि जब आप 18 साल होगा तब आप शादी कर सकते हैं, है ना, नहीं तो आपको कानूनन अपराध माना जाएगा, है ना। फिर उसी समय आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, या तो उसे जब 18 साल जब होता है तब आपको शादी करने की अनुमति दी जाती है, ठीक। तो इसके लिए पढ़ेंगे कि नर में ये सब जो काम होता है, जनन करने के जो काम में आता है वो कौन सी अंग है कि नहीं। तो ये यहाँ अंग देखा गया है, क्योंकि अगर मैं आपको फिगर बनाता तो लेट हो जाता, है कि नहीं, वीडियो लंबा जा चला जाता, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ बना दिया हूँ। अब इसका नामकरण मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है। अब यह क्या है, यह है आपको नर जनन अंग। क्या है ये, नर जनन अंग। तो हम लोग आज पढ़ेंगे नर जनन अंग के बारे में, नर जनन अंग, है ना, नर जनन अंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि नर जनन अंग ये है, नर जनन अंग, ये जनन यानी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े थे, चलिए ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे कि श्वसन पढ़ा था,
आहार नाल के बारे में पढ़ा था, परिवहन में पढ़ा था, हृदय के बारे में पढ़ा था, है ना। फिर श्वसन में पढ़ा था फेफड़ा के बारे में, 2 फेफड़े होते हैं, है ना। उत्सर्जन में पढ़ा था किडनी के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में। उसी तरह से जनन में पढ़ रहेंगे हम लोग, है ना, मानव जनन तंत्र के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में मादा में जनन तंत्र, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो होती है, देखो जो है क्या, ये जो आपको अंडाकार तरह से दिख रहा है, इससे बोलते हैं वृषण। इसे क्या बोलते हैं, ये होती है वृषण होती है, वृषण। इससे बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस जो होता है इसी में बनते हैं यानी वृषण, वृषण यानी टेस्टिस इसे बोलते हैं। टेस्टिस में बनता है शुक्राणु बनता है। क्या बनता है, शुक्राणु, है ना, शुक्राणु बनता है। इससे बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु जो है ना, ये जनन करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। यानी बच्चे जन्म देने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो ये बनते हैं, कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं वृषण में। और ये जो होता है, जो शुक्राणु जो है, ये जिंदा रहता है। जैसे ये शरीर की जितनी टेम्परेचर रहता है उससे 2 डिग्री कम रहेगी तब ये जिंदा रहेगा, नहीं तो ये मर जाता है। क्या होगा, नहीं तो ये मर जाता है। इसीलिए इसे शरीर के अंदर, शरीर के बाहर रखा गया है, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये रहेगा, क्योंकि इसको 2 डिग्री कम होना चाहिए, तो ये कम से कम होना चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस पे ये जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। कौन, शुक्राणु। इसीलिए वृषण को शरीर से बाहर रखा गया है ना, शरीर से हम लोग का बाहर रखा गया है ना, ताकि शरीर के संपर्क में ना आए। अगर शरीर क्योंकि कितना डिग्री गर्म है, तो वो 37 डिग्री शरीर गर्म होता है, और शरीर को यानी वृषण को शरीर से जरा सा नीचे रखा जाता है, ताकि वो शरीर के संपर्क में ना आए और वृषण सुरक्षित बने, है ना, और ये जनन योग्य हो सके, है ना। तो बहुत से ऐसे लोग क्या करते हैं कि ना, वो कपड़े बहुत टाइट पहन लेते हैं, तो वो शरीर के टच में आते हैं वृषण। जब शरीर के टच में आते हैं तो वृषण गर्म हो जाती है ना, और गर्म होने के बाद क्या, एक गर्म जिसका इसका टेम्परेचर होना चाहिए 37 या 35 होना चाहिए, हो जाता है 37, तो वृषण वो जनन योग्य नहीं हो पाते हैं, है ना। तो बोला जाता है कि, है ना, किसी महिला को बच्चे जन्म नहीं लेता है, तो बोलता है कि महिला में प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, समझे। तो ये वृषण कहाँ बनता है, वृषण में बनता है शुक्राणु। शुक्राणु जो होती है जनन अंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये कितना पर जिंदा रहेगा, तो ये जिंदा रहता है 37 डिग्री सेल्सियस पे, ये जिंदा रहता है 37 डिग्री सेल्सियस पे जिंदा रहता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये जो आपको ऐसे ये जो आपको देखो छत्ता जैसे ऐसे देखो, नाक की फन जैसे ऐसे वृषण को पकड़ा हुआ है ना, ये होता है, देखो इसे बोलते हैं एपिडिडिमिस इसे बोलते हैं, है ना। एपिडिडिमिस इंग्लिश में बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं, है ना, अधिवृषण, क्योंकि है वृषण है इसीलिए इसे बोलते हैं है ना, अधिवृषण। क्या होता है, अधिवृषण। अधिवृषण में क्या होता है ना, कि शुक्राणु जब यहाँ से बन गया, तो शुक्राणु यहाँ से बनते हैं। क्या होता है, यहाँ बनते हैं शुक्राणु। तो यहाँ से बनने के बाद शुक्राणु जाते हैं अधिवृषण में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, तो दूसरा पार्ट क्या है, अधिवृषण, है ना। अधिवृषण यानी इपिडिडिमिस में जब जाता है शुक्राणु, यहीं पे इसका स्टोर रखा जाता है, यानी इपिडिडिमिस शुक्राणु को रखा जाता है स्टोर करके। शुक्राणु का क्या किया जाएगा, स्टोर करके रखा जाएगा, और यहीं पे इसका क्या होता है, विकास होता है। किसका विकास होता है, शुक्राणु का विकास होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो बन गया, वृषण में शुक्राणु बन गया, बनने के बाद वो चला जाता है किस में जाता है, तो यहाँ पे जाता है अधिवृषण में जाता है। अधिवृषण में जाने के बाद यहाँ पे स्टोर रहेगा, और उससे पोषक पदार्थ मिलते रहेगी, और वो जनन योग्य होते रहेगा, है ना, यानी बड़ा होता रहेगा, ठीक, उससे विकास होते रहेगा, ठीक है। फिर जब अगर मान लें यहाँ से किसी व्यक्ति का, है ना, वो किसी महिला से अटैचमेंट होगा, है ना, तो अब जनन करने के लिए सोचेगा, तो यहाँ से अगर मान लें वृषण यहाँ से निकलेगा, तो इस नली से होते हुए, क्योंकि देखो दोनों ये भी यहाँ से भी होते हुए निकलेगा, है ना, तो ऐसे आके इधर बाहर निकल जाएगा। तो इस नली से होते हुए जब आते हैं, तो इस नली को बोलते हैं, देखो इस नली को बोलते हैं वैस डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसे, वैस डिफरेंस। यानी ये जो नली है, देखो इधर मैं बताना था,
चलिए इधर कह देता हूँ, ये जो नली है इसे बोलते हैं, है ना, शुक्र वाहिका, क्योंकि शुक्राणु से निकल रहा है, इसे क्या निकल रहा है, शुक्राणु निकल रहा है ना इस नली से, इसीलिए इसे बोलते हैं शुक्र, शुक्र, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, है ना, नली, शुक्रवाहिका नली बोलते हैं, यानी नली भी शुक्रवाहिका नलिका बोलते हैं, ऐसे शुक्रवाहिका नली, है ना। ऐसे इंग्लिश से बोलते हैं वैस डिफरेंस, है ना, वैस डिफरेंस, है ना, वैस डिफरेंस। यानी देखो तीसरा जो होता है यानी शुक्रवाहिका है, क्या है, शुक्रवाहिका नली, है ना, नली, यानी यहाँ पे बोलते हैं वैस डिफरेंस, इसे बोलते हैं वैस, है ना, वैस डिफरेंस। क्या है वैस डिफरेंस, ये जो यहाँ से वृषण ऐसे होते हैं, यानी शुक्राणु यहाँ से होते हैं, इस नली से ऐसे होते हैं, इस जगह यहाँ पे जब आती है तो यहाँ पे ये जो आपको देखो एक ये है, एक ये जो आपको एक ग्रंथि होती है, इसे बोलते हैं शुक्राशय, इसे क्या बोलते हैं, शुक्राशय बोलते हैं, शुक्राशय। ये है शुक्रवाहिका नली होती है, ये होती है शुक्राशय ग्रंथि कह सकते हैं, शुक्राशय ग्रंथि, यानी ये क्या शुक्राशय, यानी ये है, क्या है ये, स्पर्म था ना, स्पर्म, शुक्राणु क्या बोलते हैं, स्पर्म, यानी ये है ना, स्पर्म, स्पर्मनल, है ना, स्पर्म नल होता है, स्पर्म नल, ठीक है, ये होता है, यानी ये क्या होते हैं, शुक्राणु होता है, शुक्राशय होता है, शुक्राशय होता है, यानी शुक्राशय में क्या होता है, यहाँ पे भी एक द्रव निकलता है, शुक्राशय में क्या एक द्रव निकलता है। तो अगर मान लीजिए देखो जरूरी नहीं है कि ये हमेशा निकलते रहेगी, जब जिस व्यक्ति का मन करेगा कि, है ना, कि वो इस शुक्राणु को बाहर निकालना चाहेगा तभी निकलता है, ऐसे वो नहीं निकलता, ठीक है। तब क्या, यहाँ से जब ये नली से होते हुए जब जाती है बाहर आती है तो यहाँ से मिलेगा, शुक्राशय से मिलेगा, शुक्राशय से एक द्रव निकलती है, शुक्राशय द्रव निकलता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, अब ये जो देख रहे हैं, देखो दोनों काम करता है, ये नहीं कि मैं इधर बता रहा हूँ तो सिर्फ यही काम करेगा, ये भी उसी से काम करता है, दोनों एक साथ काम करते हैं, इसमें क्या दोनों एक साथ काम करते हैं। लेकिन महिला में ऐसे नहीं होती है, महिला में एक साथ नहीं काम करेंगे, जब महिला के मैं बताऊंगा तो वो अलग अलग समय पे काम करते हैं, लेकिन मनुष्य में जो होती है इसमें होती है, इन्हें दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको ऐसे आप देख रहे हैं, ये देखो ये जो है ये आपको एक ग्रंथि, यहाँ पे भी एक ग्रंथि, इस ग्रंथि है, यहाँ पे क्या है एक ग्रंथि है, इस ग्रंथि को भी एक नाम दिया गया है ना, इस ग्रंथि को बोलते हैं पुरस्थ ग्रंथि। क्या है ये, ग्रंथि मतलब थैला यानी झोला, पुरस्थ ग्रंथि यानी थैला यानी झोला, इंग्लिश में इसे बोलते हैं, ये क्या नली था यहाँ पे, प्रोस्टेट ग्लैंड, समझे। देखो क्या होती है, जब आगे शुक्राशय जब आगे जब बढ़ती है, क्योंकि यहाँ से जब नली बढ़ती है तो यहाँ पे क्या आती है, एक नली है, क्या है ये, इस ग्रंथि को बोलते हैं शुक्राशय यानी पुरस्थ ग्रंथि, ठीक है ना, पुरस्थ ग्रंथि। पुरस्थ ग्रंथि से पहले, क्योंकि देखो अब यहाँ से ध्यान से, यहाँ पुरस्थ ग्रंथि से पहले, क्योंकि देखो यहाँ से जब शुक्राणु ऐसे निकलता है तो ऐसे होते शुक्राशय में जाएगा, इधर नहीं जाएगा क्योंकि इधर आएगा, है ना, ऐसे शुक्राशय में, शुक्राशय से एक दूसरी द्रव निकलेगा, शुक्राशय द्रव निकलती है, अब वो द्रव मिल जाएगी, मिलने के बाद यहाँ पे जो ये जो देख रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका बाद यानी शुक्राशय के बाद जो नली है, यानी इसमें आने से पहले ये जो नली यहाँ से ये नली होती है, इससे बोलते हैं, है ना, अस्खलन नलिका, अस्खलन नलिका, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे अब देखो दोनों मिल रहा है तो इस रास्ते को क्या बोलते हैं, अस्खलन नलिका इसे बोलते हैं। यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, अस्खलन नलिका कोई विशेष काम है नहीं, लेकिन ये जो ग्रंथि है ये इसका काम है, ये क्या ग्रंथि इसका काम है, क्योंकि इसका इस ये काम है, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, चौथा में क्या है, यानी उससे बोलते हैं पुरस्थ ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड,
ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब यहाँ इसका क्या काम, क्योंकि देखो ये है ऊपर किडनी है, ब्रीक है, जब ब्रीक से रक्त को छाना जाता है तो रक्त में हानिकारक चीज़ें निकलती है, जैसे यूरिया निकलता है। क्या निकलता है? यूरिया। यूरिया बहुत ही खतरनाक है ना, क्योंकि उससे भी खतरनाक होता है अमोनिया। तो अमोनिया को यकृत जो होती है यानी लीवर जो होती है उसे चेंज करता है यूरिया में। अब यूरिया वहाँ से निकला है ना, मूत्रवाहिनी द्वारा, ये होती है नली होती है, ये आपको नली जो होती है, 2 नली है, ये मूत्रवाहिनी, आपको किडनी पढ़ा दिया गया है ना, ये आपको मूत्रवाहिनी है, मूत्रवाहिनी द्वारा आती है मूत्राशय में। क्या आती है? यूरेथ्रा में आता है। जब यूरेथ्रा में आता है, मूत्राशय में आता है, तो यहाँ पे स्टोर रहता है। क्या रहता है? मूत्र स्टोर रहता है। अब जब ये मूत्र स्टोर, क्योंकि इसमें लमसम आधा लीटर अटता है, इसमें आधा लीटर मूत्र अटता है, तो जब स्टोर होता है ना, तो जब ज़्यादा ये भरने होते हैं तब लगता है कि मुझे है ना, किसी को भी पेशाब लगने की लगता है कि है ना, महसूस होती है ना, तो वो फिर उसे बाहर निकालता है। तब यहाँ पे क्या होती है, अब देखो यहाँ से शुक्राणु भी बाहर निकलेगा, उसी रास्ता से पेशाब भी बाहर निकलेगा। जैसे फाटक देखे होंगे ना, एक फाटक ऐसे इधर से है ना, इधर से रोड है, ये क्या है? रोड है। अब यहीं से एक फाटक बना दिया है, इधर से ट्रेन पार होगा है ना, इधर पटरी बिछाया गया है, ये पटरी है। तो भाई यहाँ पे अब रोड है, तो यहाँ पे तो एक फाटक देना पड़ेगा ना तो आदमी इस पार हो जाएगा तो बहुत आदमी एक्सीडेंट मर जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्योंकि इधर एक रेलवे लाइन भी इधर से क्रॉस किया गया है और इसी पे एक फाटक है, सड़क है, तो भाई क्रॉस तो भी यहाँ पे देना पड़ेगा ना, ये फाटक देना पड़ेगा, नहीं तो भी दिक्कत हो जाएगा। इधर से आ जाएगा एक बाइक वाला, आ जाएगा पकड़ा के, पी के आ जाएगा है ना, और इधर ट्रेन जा रहे हैं तो मर जाएगा। इसीलिए यहाँ पे भी एक फाटक का काम करता है। कौन? तो पुरस्थ ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड काम करता है फाटक रूप में, वो रोक के रखता है। अगर मान ले यूरिन आ रही, क्या यूरिन, पेशाब लगा हुआ है, तो उस समय ये जो है ना, ये वृषण को, शुक्राणु के ये रोक देगा। क्या है कि रोको भी है ना, शुक्राणु वाला नली बंद कर देगी और फिर क्या इसको पार करेगा, यानी यूरिन को, यानी पेशाब को बाहर निकालेगा। अगर हम किसी व्यक्ति को क्या निकलेगा, यूरिन शुक्राणु निकलेगा, जब बाहर जब शुक्राणु निकलेगा तो वो इसको बंद कर देगा, यानी यूरिन के रास्ता को बंद कर देगा, यानी किसी में से एक को बंद कर देगा। जब जिसकी जरूरत पड़ेगा किसी में से एक को बंद कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये किसका काम करता है? तो फाटक का काम करता है, समझे। एक क्या है, ये जो ग्रंथि है ना, इसका एक और काम है ना, इसका एक और काम है, प्रोस्टेट ग्लैंड का एक और काम है इसका, क्योंकि यहाँ से क्या करता है, ये देखो अब यहाँ तक समझिए, क्योंकि क्या इसकी क्या काम कर रहा है, तो ये फाटक का काम करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ से फाटक का काम करता है। अब क्या होती है, अब ये है यहाँ से मूत्राशय निकल गया, इसमें अब कोई विशेष अंग है नहीं। अब इसका जरा सा काम देख लेते हैं कि काम कैसे कैसे करता है। तो प्रोस्टेट देखो, अब यहाँ से यानी वीर क्या निकला, यहाँ से क्या निकला? शुक्राणु निकला, शुक्राणु निकला, शुक्राणु निकला, शुक्राणु, एक क्या? शुक्राणु प्लस और क्या निकलेगा? शुक्राणु निकलने के बाद ये क्या है? शुक्राशय द्रव, इससे निकलेगा शुक्राशय द्रव, शुक्राशय द्रव। शुक्राशय द्रव जब आगे जाएगी तो ये जो ग्रंथि निकल रही है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड से भी एक द्रव निकलती है जिससे बोलते हैं पुरस्थ, पुरस्थ है ना, पुरस्थ द्रव। ये द्रव, जब ये तीनों द्रव, क्योंकि यहाँ से निकला शुक्राणु, शुक्राणु जो है इसमें मेन भाग होता है, मेन भाग होते हैं, जनन के रूप में मेन भाग होते हैं। ये सब जो होते हैं ना, शुक्राशय और पुरस्थ होती है, ये सब शुक्राणु को सुरक्षित देते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं और इसे भोजन के रूप में प्रवाह करते हैं, ताकि ये जाएगी, अगर मादा के शरीर में जाएगा तो इस ऊर्जा मिलने की क्रिया हो सकती है कि ना। इसे जैसे हम लोग है ना सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उससे मेन जो होता है, सैटेलाइट की जो मेन भाग होती है वो सबसे आगे वाली होती है। क्या होती है? सबसे आगे वाली है। बाकी उसमें बहुत सारे इंजन जोड़ दिया जाता है ताकि उसके ऊपर तक ले सके, है ना, लेकिन मेन उसका भाग होता है वो आगे वाला भाग होता है ना, वो आगे इसको ऊपर ले जाने के लिए इधर से है ना बहुत सारे इंजन को लगाया जाता है। तो इसमें भी वही होती है, मेन जो है वो है शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। अब इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए है ना पुरस्थ द्रव निकलती है, शुक्राशय द्रव निकलती है, ये सब द्रव निकलती है इसकी ऊर्जा देने के लिए और इससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, एक ऐसा होती है। अब ये जब तीनों जब मिल जाता है उसी को बोलते हैं वृष। क्या बोलते हैं? वीर, इसे बोलते हैं वीर, यानी सेमन,
इससे बोलते हैं सेमन। सेमन आप देखे होंगे है ना अपने गांव घर में, जैसे गाय को है ना सेमन पड़ती है, भैंस को सेमन पड़ती है, तो वो जो सेमन होती है वो क्या होती है, वो किसका मिक्सचर होता है, शुक्राणु, शुक्राशय और पुरस्थ द्रव, ये तीनों का जब मिला देंगे तो वो बनती है वीर यानी सीमन बन जाता है। ठीक है, अब यही सीमन जाती है आगे है ना वो महिलाएं के शरीर में जाएगी और वहाँ पे निषेचन करेगा और फिर जन्म है ना बच्चे जन्म ले सकते हैं, ऐसा होती है। ठीक है, तो ये मेन भाग किसका होता है, ये होता है। तो क्योंकि अब देखो यहाँ से जो ग्रंथि होती है वो जरा सा ग्रंथि इसको मदद करता है, इसको आगे जाने में मदद करता है। तो ग्रंथि जो होती है, एक पहला ग्रंथि क्या है, ये है पुरस्थ ग्रंथि है ना। तो पुरस्थ ग्रंथि जो है, पुरस्थ ग्रंथि, पुरस्थ ग्रंथि जो है यानी प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो शुक्राणु को, क्योंकि इसके साथ मिल गया यानी वीर, जो स्पर्म जो होती है, इसका स्पर्म होती है उससे स्पीड बढ़ाता है। क्या करता है, क्योंकि इसमें देखो शुक्राणु में जो होती है एक पूंछ होते हैं, क्या होते हैं शुक्राणु में, पूंछ होते हैं, ऐसे शुक्राणु होते हैं, इसमें पूंछ होती है। ठीक है, ये होती है पूंछ। अब पूंछ होती है शुक्राणु में, तो ये क्या कहते हैं, ये आगे बढ़ता है ना, आगे बढ़ता है। तो यहाँ से जैसे शुक्राणु यहाँ से निकलती है तो इससे उत्तेजित करता है, उत्तेजित मतलब इससे स्पीड ये बैठाता है, फेंकता है। कौन फेंकता है, तो वो फेंकता है पुरस्थ द्रव, पुरस्थ ग्रंथि से निकलता है, जब पुरस्थ द्रव निकलता है वो इससे स्पीड यानी उत्तेजित करता है। क्या करता है इसे, यानी इसे गति करने के लिए उत्तेजित करता है। यानी पुरस्थ द्रव का काम है कि गति करने के लिए, किसको, तो शुक्राणु को, क्योंकि इसमें शुक्राणु मेन रहता है, शुक्राणु को, यह है क्या, शुक्राणु है यानी स्पर्म है। ठीक है, जब उससे मिलते हैं मिक्सचर उसको बोलते हैं वीर यानी सेमन बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मिलते हैं तब, लेकिन मेन उसमें होता है शुक्राणु ही होता है। तो यानी पुरस्थ ग्रंथि जो होता है यानी गति करवाता है, गति करने के लिए, गति करने के लिए उत्तेजित करता है, उत्तेजित है ना, उत्तेजित करता है। किसको करता है, तो शुक्राणु को। क्या करता है, शुक्राणु को, कि वो स्पीड में यहाँ से करता है, उसको बैठाता है कि है ना वो आगे जा सके। ठीक है, ये होता है काम। और इसका क्या काम है, ये काम जब इसी से जब वीर्य जब बाहर निकलता है तो गंध एक आती है ना, यानी इसी के कारण क्या आते हैं, गंध आते हैं। किसके वजह से, यानी पुरस्थ द्रव के कारण गंध आती है। क्या होता है, गंध आता है। यह जो होता है इसी कारण गंध होती है। और ये इसमें कैसे, क्या इससे सुरक्षा प्रदान भी करता है, यानी इससे सुरक्षा देता है। किसको, इसको यानी शुक्राणु को सुरक्षा देगा। कौन, तो पुरस्थ द्रव, इतना इसका काम है। पुरस्थ द्रव जब निकलती है तो यानी वीर्य को यानी शुक्राणु को वो स्पीड में देता है, गति प्रदान करता है। दूसरी उसे सुरक्षा, क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड है इसलिए सुरक्षा, प्रोस्टेट मतलब ना, प्रोस्टेट ग्लैंड मतलब हाँ प्रोस्टेट करना यानी उससे सुरक्षा प्रदान करना, तो सुरक्षा भी देता है, फिर उससे गति प्रदान करता है। इसी के कारण उसमें गंध उत्पन्न होती है। ठीक है, ये होती है। अब देखो समझे यहाँ तक, एक इसका पीछे एक होता है जिससे बोलते हैं कॉपर होता है ना, कॉपर ग्लैंड होता है। जस्ट जब ऐसे देखो, ये होता है टेस्टिस है ना, एक होता है टेस्टिस, यहाँ से निकला। अब यहाँ से क्या है, किडनी है ना, ब्रेक। अब यहाँ से ये क्या है, ये है मूत्राशय। जब यहाँ से ये नली, क्योंकि सब एक ही मिलता है, क्या नली एक ही में आके मिलता है। अब यहीं पे है प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड यहीं पे। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जब यहाँ पे है, जस्ट इसका पीछे क्या होता है, इसी का पीछे, इसका पीछे होता है यहाँ पे एक ग्रंथि है, 2 गो ग्रंथि होती है जिससे बोलते हैं कॉपर। क्या बोलते हैं, कॉपर। कहाँ मैं लिखूँ, चलो ऊपर लिख देता हूँ, कॉपर ग्रंथि होती है। देखो ये जो होती है, ये होती है कॉपर ग्रंथि। क्या, कॉपर ग्रंथि जो है ना एक द्रव निकालता है जो क्षारीय होता है। वो कैसा हो, वो होती है क्षारीय होता है ना, क्षारीय होता है, क्षारीय पदार्थ होती है। क्षारीय मतलब कड़वा, कैसा मतलब कड़वा, जैसे करेला आप खाए हैं ना तो कड़वा होती है। आप नींबू खाए तो वो होता है अम्लीय, खट्टा होती है। खट्टा जो होता है उससे अम्लीय बोलते हैं, और कड़वा जो लगता है उसे बोलते हैं क्षारीय। जैसे नीम का पत्ता आप खाए होंगे कभी कभी, तो वो होती है कड़वा होती है, यानी वो होती है क्षारीय होता है ना। आप साबुन कभी कभी जो खा जाते हैं ना, साबुन
वो भी होती है क्षारीय ही होती है, ठीक है। तो ये सब होता है, तब क्या होती है, क्षारीय होता है। अब देखो ये जो यहाँ से निकालता है एक क्षारीय पदार्थ निकलता है ना, कॉपर जो होता है एक क्षारीय पदार्थ निकलता है, जिससे अगर मान लें यहाँ, क्योंकि मूत्र जो होती है एक बहुत खराब होती है, बहुत है ना, यूरिया होती है, वो अगर अमोनिया अगर रहती है हमारे शरीर में, तो अमोनिया इतनी खराब होती है कि ये किसी जहाँ से गुजरेगा उसको, उस नली को अगर उसको छेद देगा, इतना बहुत स्ट्रांग होता है। इसीलिए लीवर उसे चेंज कर देता है यूरिया में। तो अब यूरिया यहाँ पे है ना, यहाँ पे यूरिया है। यूरिया जब बाहर निकलता है तो ये जो नली देखो यहाँ से जो बाहर निकलता है, इससे बोलते हैं ना मूत्र मार्ग, इससे क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। ये जो आपको बाहर यहाँ से निकल रहा है, यानी बाहर की ओर, इससे बोलते हैं मूत्र मार्ग, है ना, मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग को क्या करके जलता है, जब पेशाब जब बाहर निकलता है तो मूत्र मार्ग को जलने से, यानी खुजलाहट से या उसे इसी कारण जलन से ये बचाता है। कौन बचाता है, तो कॉपर ग्रंथि यानी बचाता है, यानी मूत्र मार्ग जो बाहर निकलता है तो उसे खुजलाहट से, है ना, खुजलाहट या है ना, खुजलाहट तथा जलन से, है ना, जलन से वो बचाता है, यानी जलन से वो बचाता है। अगर ये नहीं निकलता ना तो मूत्र मार्ग के दीवारों में जलन होगी, खुजलाहट होगी, और एक खराब कर, क्योंकि आप मूत्र को जब किसी दीवार पे अगर मूत्र कीजिएगा तो वो दीवार पूरा खराब करता है। जिस जगह पे अगर रोज़ करते रहेगा व्यक्ति कोई, तो वहाँ पे घास मर जाती है, इतनी खराब होती है। और अगर इसकी दीवार से क्योंकि रोज़ आ रही है वो, है ना, हमेशा निकलती रहती है, दिन भर निकलती रहेगी, तो ये दीवार खराब कर देगी, है ना, तो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है ना, फिर उसकी कैंसर हो जाएगी। इसीलिए ये कॉपर द्रव निकलता है, तब उससे खुजलाहट और जलने की बीमारी को, यानी जलन को, यानी टच इसमें नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात कॉपर की क्या कम है कि कॉपर जो होता है एक अम्लीय पदार्थ होती है, जब क्षारीय पदार्थ होता है। जब यहाँ से वृषण, यानी वृषण अगर किसी महिला में, क्योंकि जो क्या है ना, वीर्य यानी स्पर्म, यानी अगर शुक्राणु किसी महिला के अंदर, क्योंकि इसके अंदर शुक्राणु है कि नहीं, तो शुक्राणु अगर किसी महिला के शरीर में जाती है तो वो शरीर को उससे क्या करेगा, वो अम्लीय बना देगा। ये क्या कर देगा, ये अम्लीय बना देगा, ठीक है, क्या करेगा, अम्लीय बना देगा, ठीक है। अब अम्लीय में क्या होगा, क्योंकि जो शुक्राणु थे, है ना, ये शुक्राणु होती है, शुक्राणु ये जिंदा रहेंगे, अम्लीय पदार्थ में जिंदा रहेंगे, फिर ऐसे है ना, निषेचन करने की ताकत मिलेगी, क्षमता मिलेगी, है ना, ये आगे फिर करने की कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है ये पूंछ होता है, शुक्राणु जो होता है इसमें पूंछ होता है, ये पूंछ जो होता है इसी से गति करता है। तो जब शुक्राणु जब निकलता है किसी व्यक्ति में, है ना, तो उसमें कम से कम 20 लाख शुक्राणु निकलता है। कितना निकलता है, 20 लाख शुक्राणु निकलता है। ये 20 लाख शुक्राणु निकलता है, सब में पूंछ नहीं होता है। जिसमें पूंछ होता है वो आगे बढ़ेगा और वो जनन के लिए जाएगा, पहुँचेगा, ठीक है। वो मादा के शरीर में मैं बताऊंगा कहाँ पे होती है ना, तो वो जनन के लिए जाएगा। अगर पूंछ अगर है तब, जिसमें नहीं है तो वो तो ऐसे मर जाएगी, वो नहीं पहुंच पाएगा, है ना। लेकिन जितना पहुंचाता है, अब मान लो 20 लाख यहाँ से निकला किसी व्यक्ति से, तो 10 लाख में ऐसा शुक्राणु है जिसमें पूंछ नहीं है। अब पूंछ नहीं रहेगा तो ऐसे मर जाएगा, वो आगे बढ़ेगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा तो 10 लाख तो ऐसे खत्म हो गया, बाकी बच गया 10 लाख। अब 10 लाख में ऐसा भी एक पहुँचता है, सिर्फ एक ही पहुँचता है। क्या करेगा, एक ही पहुंचता है, यानी मनुष्य में जनन के लिए सिर्फ एक पहुंचता है, एक शुक्राणु सिर्फ जनन कर सकता है। लेकिन पेड़ पौधों में जनन के लिए 2 परागकण जाते हैं। कितना जाते हैं, 2 परागकण, समझे। मनुष्य में 1 और पेड़ पौधों में 2 परागकण जाते हैं, यानी 2 परागकण जाते हैं, वो यानी फल बनाने के लिए। शुक्राणु कितने जाते हैं उसमें, 2 परागकण, यानी वो भी एक शुक्राणु की ही है, वो पेड़ पौधों की शुक्राणु है। ये क्या है, ये है मनुष्य के शुक्राणु है, ठीक है। सो थैंक यू। अब हम लोग पढ़ेंगे मादा में जनन अंग कैसे होती है।